नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज्ड इन रेलवे ट्रैक्शन। देखो, रेलवे ट्रैक्शन की प्रोटेक्शन के लिए हम इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं? सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस सर्किट ब्रेकर, या एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इसका आंसर होगा, जो रेलवे ट्रैक्शन होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे ट्रैक्शन की प्रोटेक्शन के लिए एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्यूज वायर शुड है। देखो, जो फ्यूज वायर होता है जो हमारा टिन और लीड को मिलकर बनता है, लीड प्लस टिन से बनता है, वो होता है हमारा फ्यूज वायर। ये जो फ्यूज वायर है ये लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट का है, या लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट का है, या हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट का है, या हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट का है। तो इसका आंसर होगा, जो फ्यूज वायर होता है वो हमारा हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज वायर प्रोटेक्शन सिस्टम इज यूजुअली नॉट यूज बियॉन्ड। देखो, जब फ्यूज वायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है उसको हम कितने एम्पियर तक, मैक्सिमम कितने एम्पियर तक ही यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम 10 एम्पियर तक यूज करेंगे, या मैक्सिमम 25 एम्पियर तक यूज करेंगे, या मैक्सिमम 50 एम्पियर तक यूज करेंगे, या मैक्सिमम 100 एम्पियर तक यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा, जब फ्यूज वायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है उसको हम मैक्सिमम 100 एम्पियर तक ही यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन व्हिच सर्किट ब्रेकर इज प्रीफर्ड। देखो, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन की प्रोटेक्शन के लिए इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर को हम यूज करते हैं? बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर को, या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को, या सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस सर्किट ब्रेकर को, या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑल द 3 फेजेस आर शॉर्ट सर्किटेड द करंट थ्रू द सिस्टम इज। देखो, मान लो एक 3 फेज लाइन है, 3 फेज लाइन है, जब ये तीनों के तीनों यार आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं उस कंडीशन में करंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, या कम होगा, या बहुत ज़्यादा होगा, या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा, जब 3 फेज आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं तब करंट का वैल्यू वेरी लार्ज। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम सब जानते हैं शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, वोल्टेज का वैल्यू कम होता है, 0 होता है। तो इसीलिए 3 फेज शॉर्ट सर्किट हो रहा है मीन्स करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फॉल्ट ऑन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज। देखो, जो हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, मान लो ये 3 फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, इनमें कौन सा फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है? सिंगल लाइन टू ग्राउंड, 3 में से किसी एक वायर टूटकर जमीन में टच करेगा वो वाला फॉल्ट, या 3 फेज शॉर्ट सर्किट, या तीनों के तीनों वायर आपस में शॉर्ट सर्किट होंगे वो वाला फॉल्ट, या डबल लाइन टू ग्राउंड, 3 वायर में से किसी भी 2 वायर टूटकर जमीन में टच करेगा वो वाला फॉल्ट, या लाइन टू लाइन फॉल्ट, 3 वायर में से किसी भी 2 वायर आपस में टच करेंगे वो वाला फॉल्ट मोस्ट कॉमन फॉल्ट होता है। तो इसका आंसर होगा, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड होता है, किसी भी एक वायर, 3 वायर में से किसी भी एक वायर टूटकर जमीन में टच करेगा वो होता है हमारा मोस्ट कॉमन फॉल्ट। तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉल्ट ऑन ए पावर सिस्टम दैट गिव्स सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट इज डैश। देखो, जो पावर सिस्टम का फॉल्ट होता है कौन सा, इनमें से कौन सा फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट देता है? लाइन टू लाइन फॉल्ट, या 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा, देखो, जो हमारा पावर सिस्टम होता है उस पावर सिस्टम का जो फॉल्ट होता है उसमें हमारा जो 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है,
थ्री फेज, ऑप्शन नंबर 2 थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उसमें हमें सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये थ्री फेज लाइन है, इसमें जब क्या होगा ना, तीनों के तीनों वायर आपस में टच करेंगे तब करंट जो करंट मिलता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। और जो ये तीनों के तीनों वायर आपस में टच करते हैं इसको क्या कहते हैं, ये जो फॉल्ट होता है इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तीनों के तीनों आपस में टच करेंगे तो उसको कहेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। और इस सिमेट्रिकल फॉल्ट से जो करंट मिलता है उसको कहते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर सर्किट इज। देखो इधर देखो, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है सेंटर टाइप सर्किट रेक्टिफायर, तीसरा है ब्रिज टाइप सर्किट रेक्टिफायर, चौथा है नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा टाइप रेक्टिफायर को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, मोस्ट वाइडली सबसे ज़्यादा कौन सा रेक्टिफायर को यूज करते हैं। हाफ वेव इसका आंसर होगा। जो ब्रिज टाइप सर्किट रेक्टिफायर होता है ऑप्शन नंबर 3 उसको हम मैक्सिमम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और जब ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है वहाँ पर 4 डायोड का यूज किया जाता है और हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड का यूज किया जाता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर डैश। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज करते हैं या सेंटर टाइप सर्किट रेक्टिफायर में यूज करते हैं या ब्रिज सर्किट रेक्टिफायर में यूज करते हैं या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा सेंटर टाइप सर्किट टाइप रेक्टिफायर होता है उसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The AC component in the output of a full wave rectifier is dash the DC component। देखो जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसमें AC कंपोनेंट और DC कंपोनेंट दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। AC कंपोनेंट और DC कंपोनेंट दोनों इक्वल है या AC कंपोनेंट ज़्यादा है DC कंपोनेंट से या AC कंपोनेंट कम है DC कंपोनेंट से। तो इसका आंसर होगा जो एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें जो AC कंपोनेंट होता है उसका वैल्यू ऑप्शन नंबर 3 उसका वैल्यू कम होता है DC कंपोनेंट से। ऑप्शन नंबर 3 लेस देन होता है। देखो जो रेक्टिफायर होता है उसका काम क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो जितना इनपुट AC था ऑल AC को वो DC में कन्वर्ट नहीं करता है, कुछ AC आउटपुट में मिलता है। मीन्स जो आउटपुट मिलता है वो AC प्लस DC होता है, प्योर DC नहीं मिलता है, कुछ AC रहता है। और जो AC रहता है AC कंपोनेंट वो लेस होता है, कम होता है DC कंपोनेंट से, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और AC प्लस DC जो आउटपुट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपुल आउटपुट भी कहते हैं। ये भी याद रखना, रिपुल आउटपुट कहते हैं क्योंकि DC के साथ कुछ AC भी रहता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पीएन जंक्शन दैट रेडिएट एनर्जी एज लाइट इंस्टेड ऑफ हीट इज कॉल्ड। देखो इधर है एक, देखो कौन सा पीएन जंक्शन जो एनर्जी को रेडिएट करता है, हीट फॉर्म में नहीं करता है, लाइट फॉर्म में करता है। कौन सा पीएन जंक्शन जो एनर्जी रेडिएट करता है वो हीट नहीं करता है, लाइट को रेडिएट करता है। LED लाइट एमिटिंग डायोड या फोटो डायोड या फोटो सेल या जेनोड डायोड। तो इसका आंसर होगा जो हमारा लाइट एमिटिंग डायोड होता है, LED होता है, वो एक पीएन जंक्शन होता है। वो जो एनर्जी को रेडिएट करता है वो लाइट के फॉर्म में रेडिएट करता है, हीट के फॉर्म में नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और देखो एक होता है लाइट एमिटिंग डायोड, दूसरा होता है फोटो डायोड। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, देखो ये डायोड है, इस डायोड से जो एरो मार्क बाहर की तरफ होता है वो हमारा LED का सिंबल है। लेकिन जो वही डायोड है लेकिन जो एरो मार्क अगर नीचे की तरफ आता है वो होता है फोटो डायोड। ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ ए बाराक्टर डायोड इंक्रीज व्हेन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस इट। देखो जो हमारा बाराक्टर डायोड होता है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी कहते हैं, वो हमारा एक रिवर्स बायसिंग डायोड का यूज किया जाता है उसमें। तो उसमें जो हमारा कैपेसिटेंस अगर इन कौन सी कंडीशन, जब उसका रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू
डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, या रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, या रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू ब्रेक डाउन होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, या स्टोर एनर्जी जो रिवर्स एनर्जी होता है उसको स्टोर करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा, देखो जो कैपेसिटेंस होता है उसका इंक्रीज होता है जब ये हमारा रिवर्स वोल्टेज एक्रॉस डायोड क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू डिस्प्ले द डिजिट 8, जब हमें 8 डिजिट को डिस्प्ले करना होता है तब ये 7 सेगमेंट इंडिकेटर, देखो जो 7 सेगमेंट होता है ये वाला, देखो ठीक से देखो, ए बी सी डी ई एफ जी, ये होता है 7 सेगमेंट। इसका नाम है ए, इसका है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ और ये है जी। ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसमें हमें 8 को डिस्प्ले करना होगा। 8 मीन्स कुछ ऐसा ही होगा, ये होता है 8 मीन्स ऑल सी मस्ट बी लाइटेड, देखो ये सिर्फ सी ही लाइट होना चाहिए, या जी मस्ट बी ऑफ, जो जी है ये ऑफ होना चाहिए, या एफ मस्ट बी ऑन, एफ ये जो एफ है ये ऑन होना चाहिए, या ऑल सेगमेंट मस्ट बी लाइटेड, या ऑल द जितना 7 सेगमेंट है सभी सेगमेंट को लाइट होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑल द सेगमेंट को लाइट होना। जब डिस्प्ले में सभी सेगमेंट लाइट नहीं होगा तब क्या होगा, हमें 8 नज़र आएगा। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाराक्टर इज यूजुअली ए, देखो जो बाराक्टर डायोड होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, वो एक फॉरवर्ड बायस डायोड है, या एक रिवर्स बायस डायोड है, या अनबायस्ड है, या इन दी ब्रेकडाउन रीजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बाराक्टर होता है वेरिएबल कैपेसिटर होता है डायोड होता है वो हमारा रिवर्स बायसिंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो एल और एक बात याद रखो, जो एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग होता है, और जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस होता है, और बाराक्टर भी रिवर्स बायस है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लाइट इंक्रीजेस रिवर्स करंट ऑफ ए फोटो डायोड, देखो जो हमारा फोटो, मैंने अभी बोला जो फोटो डायोड है वो एक रिवर्स डायोड है। जब उसमें लाइट जो गिरता है, जो लाइट उस पर आता है, लाइट अगर ज़्यादा होगा तो रिवर्स करंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, या जितना था वो अनअफेक्टेड, ना ही चेंज होगा ना ही कम होगा, और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो फोटो डायोड होता है वो एक रिवर्स डायोड होता है, उसमें जब लाइट इंक्रीज होगा, लाइट ज़्यादा आएगा उस डायोड की तरफ तो उसका रिवर्स करंट भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द डिजिट 0 इन द 7 सेगमेंट डिस्प्ले, देखो जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसमें हमें जीरो को डिस्प्ले करना होता है। मीन्स ये वाला लाइट, ये जो ए बी सी डी ई एफ, ये 6 सेगमेंट को लाइट नहीं होना चाहिए, और जो बीच में जो जी है वो ऑफ होना चाहिए। तो देखो ए मस्ट बी लाइटेड, ये नहीं होगा, एफ मस्ट बी ऑफ, ये भी नहीं होगा, जी मस्ट बी ऑन, ये भी नहीं होगा, ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट जी शुड बी लाइटनिंग, मीन्स जी को छोड़कर और सभी सेगमेंट क्या होना चाहिए, लाइटनिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आई बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमें डिस्प्ले में जीरो डिजिट को डिस्प्ले करना होता है, तो ऑप्शन नंबर आई बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमर्शियल लीड एसिड सेल है 15 प्लेट, जो हमारा लीड एसिड सेल होता है उसमें कितना प्लेट है, 15 प्लेट है। द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट कितना होगा, उसमें नेगेटिव प्लेट कितना है, 7 है, 9 है, 10 है, या 8 है। तो इसका आंसर होगा जो लीड एसिड सेल होता है उसमें अगर टोटल प्लेट 15 प्लेट होगा तो नेगेटिव प्लेट कितना होगा। ऑप्शन नंबर आई भी 8 प्लेट होता है, क्योंकि जो लीड एसिड सेल होता है उसमें पॉजिटिव सेल भी होता है, नेगेटिव सेल भी होता है, लेकिन नेगेटिव सेल में एक प्लेट ज़्यादा होता है पॉजिटिव प्लेट से। टोटल प्लेट कितना है, 15 है, तो इसमें होगा पॉजिटिव में होगा 7 प्लेट, नेगेटिव में होगा 8 प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव से एक प्लेट ज़्यादा होता है नेगेटिव प्लेट में। तो 7 इधर 7 इधर 8, तो एक प्लेट ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आई बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइफ ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए लीड एसिड सेल रफली डैश दैट ऑफ द नेगेटिव प्लेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा लीड एसिड सेल होता है उसमें पॉजिटिव प्लेट का जो लाइफ होता है और नेगेटिव प्लेट का लाइफ, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों बराबर है, या पॉजिटिव का हाफ है नेगेटिव से, या पॉजिटिव का 2 गुना है नेगेटिव से, या 3 टाइम्स है। तो इसका आंसर होगा जो लीड एसिड सेल का जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसका लाइफ टाइम होता है हाफ, नेगेटिव प्लेट से हाफ टाइम होता है पॉजिटिव का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इन ए लीड एसिड सेल इंक्रीजेस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, क्या होगा। देखो जब स्पेसिफिक एक किसी ये जो लीड एसिड सेल है, जब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज होता है, जब उसका चार्जिंग क्या आता है, वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होता है, तब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होता है। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो रिमेन्स अनचेंज रहेगा, या ज़्यादा होगा या कम होगा या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है मीन्स उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर इज डैश प्रोपोर्शनल टू करंट। देखो जो मैग्नेट जो इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है वो करंट के साथ रिलेशन क्या है। देखो एक फॉर्मूला है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ इंटू इंडक्टेंस इंटू करंट का स्क्वायर। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो इसका आंसर होगा जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर में वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, क्योंकि ये जो करंट है ये स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन 8 हेनरी चॉक इज कैरिंग करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज। देखो एक चॉक है उसका इंडक्टेंस कितना है 8 हेनरी, इंडक्टेंस इज इक्वल टू 8 हेनरी है और उसका करंट कितना है, करंट है 500 मिली एम्पियर। तो उसका एनर्जी कितना स्टोर करेगा। देखो एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू इंडक्टेंस इंटू करंट का स्क्वायर। हाफ इंडक्टेंस क्या है 8 हेनरी और करंट क्या है 500 मिली एम्पियर। इसको कैलकुलेशन करने से कितना मिलेगा 1 जूल, एनर्जी स्टोर 1 जूल मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन करंट इन आरएल सीरीज सर्किट इज कांस्टेंट। देखो आर मीन्स रेजिस्टर, एल मीन्स इंडक्टर, ये दोनों सीरीज में कनेक्शन है। जब ये जो दोनों के बीच में जो करंट, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये जो अगर कांस्टेंट रहेगा, ये जो करंट है ये इधर भी जो आई करंट है तो ये अगर कांस्टेंट रहेगा तो वोल्टेज अक्रॉस आर इज जीरो। तो उस कंडीशन में ये जो रजिस्टर आर है इसमें वोल्टेज जीरो रहेगा, या वोल्टेज अक्रॉस एल इज जीरो, या जो ये एल इंडक्टर है इसमें वोल्टेज जीरो होगा, या मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इज जीरो, या इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है वो जीरो होगा, या वोल्टेज अक्रॉस एल इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, या इसमें जो ये जो इंडक्टर एल है इसमें जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा जो आरएल सीरीज सर्किट में अगर करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, जितना था उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उस कंडीशन में जो इंडक्टर होता है उसमें उसका वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द BH कर्व फॉर डैश विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए ओरिजिन। देखो जब BH कर्व होता है, B क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, H क्या है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दोनों के बीच में जब हम मैग्नेटिक कर्व क्रिएट करेंगे तब इनमें से किस में स्ट्रेट लाइन होगा। जब AR का BH कर्व करेंगे तब स्ट्रेट लाइन होगा, या जब सॉफ्ट आयरन का BH कर्व बनाएंगे वो वाला कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, या हार्डन स्टील का जब BH कर्व बनाएंगे उसका कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, या सिलिकॉन स्टील का जो BH कर्व बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका आंसर होगा जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका अगर BH कर्व हम बनाएंगे तो वो वाला कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। तो इनमें से कौन सा नॉन मैग्नेटिक है, AR सॉफ्ट AR होगा। जो AR होता है वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसीलिए अगर हम AR का BH कर्व क्रिएट करेंगे तो जो BH कर्व बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट एवर मे द फ्लक्स डेंसिटी इन डैश मटेरियल नेवर सैचुरेट। देखो जो फ्लक्स डेंसिटी होता है इनमें से कौन सा मटेरियल में कभी भी सैचुरेट नहीं होता है, नेवर सैचुरेट, कभी भी सैचुरेट नहीं होता है, सॉफ्ट आयरन में या कोबाल्ट स्टील में या एयर में या सिलिकॉन स्टील में। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो AR होता है, AR में फ्लक्स डेंसिटी
कभी भी सैचुरेट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बी एच कर्व ऑफ ए डैश विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। देखो जो बी एच कर्व होता है इनमें से कौन सा मटेरियल में स्ट्रेट लाइन नहीं होता है? एयर में, कॉपर में, वुड में या सॉफ्ट आयरन में? मैंने अभी बताया जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें बी एच कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, और जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है? देखो जो सॉफ्ट आयरन है वो हमारा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसमें इसका अगर हम बी एच कर्व क्रिएट करेंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बी एच कर्व इज यूज टू फाइंड द मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ डैश इन द मैग्नेटिक सर्किट। देखो जो बी एच कर्व होता है इज यूज टू फाइंड द मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ एयर गैप का जब जब बी एच कर्व होता है वो हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ डैश मैग्नेटिक सर्किट, किसका कौन सा मटेरियल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है बी एच कर्व? एयर गैप का या आयरन पार्ट का या बोथ एयर गैप और आयरन पार्ट का या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो हमारा आयरन पार्ट होता है, मैग्नेटिक मटेरियल आयरन पार्ट होता है, उसका अगर हम बी एच कर्व बनाएंगे तो हमें वो उसमें क्या होता है ना, उसका मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमें फाइंड कर सकते हैं इस बी एच कर्व से। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर आर कनेक्टेड इन डैश विद द सिस्टम। देखो जो रिएक्टर होता है जिसको हम शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिएक्टर होता है जिसको हम शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए यूज करते हैं उसको हम सारे सिस्टम के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं, या सिस्टम के साथ पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, या सिस्टम के साथ सीरीज पैरेलल कनेक्शन करते हैं, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो रिएक्टर होता है उसको हम सिस्टम के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में ओनली नेगेटिव सीक्वेंस करंट जीरो होता है, या ओनली जीरो सीक्वेंस करंट जीरो होता है, या बोथ नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट जीरो होता है, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें नेगेटिव सीक्वेंस करंट भी जीरो होता है और जीरो सीक्वेंस करंट भी जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आई द करेक्ट आंसर। नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट दोनों जीरो होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होता है उसका वैल्यू कुछ रहता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिले यूज ऑन ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर में हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रिले का यूज करते हैं? बुकोज रिले का, या मोह रिले का, या मोर्च प्राइस रिले का, या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा जो बुकोज रिले होता है, जो बोकोज रिले होता है उसको हम ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर में हम बोकोज रिले को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह रिले इज यूज फॉर। जो मोह रिले होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? रेक्टिफायर में, या सर्किट ब्रेकर में, या ट्रांसमिशन लाइन में, या फीडर में? तो इसका आंसर होगा जो मोह रिले होता है उसको हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो मोर्च प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम, इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? सब स्टेशन में, कैपेसिटर बैंक में, इंडक्शन मोटर में, या जनरेटर में? तो इसका आंसर होगा जो मोर्च प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम होता है इसको हम नॉर्मली ऑल्टरनेटर की प्रोटेक्शन में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर होगा इंडक्शन मोटर की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फोटोडायोड इज नॉर्मली। देखो जो फोटोडायोड होता है वो एक फॉरवर्ड बायस होता है, या वो डायोड एक रिवर्स बायस डायोड होता है, या नाइदर फॉरवर्ड बायस ना ही रिवर्स बायस डायोड होता है, या एमिटिंग लाइट होता है? देखो जो फोटो डायोड होता है वो हमारा एक रिवर्स बायस डायोड होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग होता है, उसके साथ बाराक्टर जिसको हम वेरिएबल कैपेसिटर डायोड कहते हैं वो भी रिवर्स बायस होता है, लेकिन जो फॉरवर्ड बायस कौन है? लाइट एमिटिंग डायोड, वो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस द डैश जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होगा? देखो जब रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज होता है तब उस जंक्शन का जो कैपेसिटेंस होता है उसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा,
या जितना था उतना ही रहेगा, या ज़्यादा होगा, या हैज मोर बैंडविड्थ, या उसका बैंडविड्थ का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा जब रिवर्स वोल्टेज ज़्यादा होता है तब उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो मान लो ये हमारा एक पीएन जंक्शन है, ये एक डायोड है। जब हम इसको रिवर्स बायसिंग कनेक्शन करेंगे, मान लो ये पॉजिटिव टाइप, ये एन टाइप, पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव कनेक्शन करेंगे और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्शन करेंगे, उसको कहते हैं रिवर्स बायसिंग। तो इस रिवर्स बायसिंग में क्या होता है ना, ये जो बैंडविड्थ है बीच में इसका डिस्टेंस क्या होता है, ये एक इंसुलेटर जैसा काम करता है, इसका वेट ज़्यादा होता है। तो ये मान लो ये जो हमारा नॉर्मली कैपेसिटर होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में इंसुलेटर वो कैपेसिटर होता है। तो ये मान लो पी टाइप कंडक्टर, ये एन टाइप कंडक्टर, बीच में जो ये डिप्लेशन लेयर है ये हमारा इंसुलेटर। तो ये कैपेसिटर के जैसा काम करता है। और जब रिवर्स बायसिंग होगा तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, दो प्लेट के बीच में जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तब कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होता है। इसीलिए जब हम रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा करेंगे, मीन्स दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिप्लेशन लेयर भी ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस एसोसिएटेड विद वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटेंस इज ए। देखो इनमें से कौन सा एक वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस है, एलईडी, फोटोडायोड, बाराक्टर या जेनर डायोड। तो मैंने अभी बताया, देखो जो बाराक्टर डायोड होता है, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, वो होता है हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। देखो जब हम किसी सर्किट का पावर फैक्टर हमें इंक्रीज करना होता है तब हम चॉक कॉइल का यूज करेंगे, या कैपेसिटर का यूज करेंगे, या इंडक्शन मोटर का यूज करेंगे, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब किसी सर्किट का हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है तब हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एसी सर्किट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट आर गिवन। देखो ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू और ये है इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू। तो देखो इस कंडीशन में सर्किट पावर फैक्टर क्या होगा, देखो इसमें देखो एंगल, देखो ये वोल्टेज का एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई/3, पाई मीन्स 180, 180/3 कितना होता है 60 डिग्री। तो ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री है इसका वोल्टेज का एंगल, ये है वोल्टेज का एंगल। करंट का एंगल क्या है, देखो ओमेगा टी माइनस पाई/6 मीन्स 180/6 इक्वल टू क्या है 30 होता है, तो -30। तो इधर +60 और इधर -30, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो देखो दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो ये तो कौन लीडिंग कर रहा है, वोल्टेज लीडिंग कर रहा है, पॉजिटिव में है वोल्टेज, लैगिंग कौन कर रहा है, करंट। मैंने पहले ही देखो अगर किसी सर्किट में करंट लैगिंग हो रहा है, मान लो ये करंट है, ये वोल्टेज है, करंट लैगिंग हो रहा है मीन्स सर्किट होगा लैगिंग, सर्किट होगा लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और जब करंट लीडिंग होता है तब तो उसको लीडिंग सर्किट कहते हैं। तो इधर क्या है ना, इधर करंट लैगिंग हो रहा है तो इसलिए पावर फैक्टर भी लैगिंग होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और अगर करंट लीडिंग होता तो पावर फैक्टर भी लीडिंग होता, लेकिन इधर लैगिंग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन RLC सीरीज सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस हैज ए फेज डिफरेंस बिटवीन। देखो जो RLC सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट और उसमें जो करंट होता है, देखो मान लो ये R, ये रेजिस्टेंस है, ये L और ये C कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, ये एक RLC सीरीज सर्किट है। इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, इधर भी करंट फ्लो हो रहा है, इधर भी करंट फ्लो हो रहा है और इधर भी करंट फ्लो हो रहा है। तो इस रजिस्टर में जो करंट है और इंडक्टर में जो करंट है, दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, पाई/2 या पाई/3 या पाई/4 या 0 डिग्री। तो इसका आंसर होगा जब RLC सीरीज सर्किट में जो करंट होता है, रजिस्टर का करंट और इंडक्टर का करंट के बीच में एंगल रहता है। ऑप्शन नंबर आई भी 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑल्टरनेटिंग करंट वेरीज थ्रू कंप्लीट 1 साइकिल 1 माइक्रोसेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 1 टाइम पीरियड। तो इसमें टाइम पीरियड कितना है, 1 माइक्रोसेकंड। देखो 1 माइक्रोसेकंड, माइक्रो मीन्स क्या है 10⁻⁻⁶। देखो ये नीचे ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है,
ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा ना, 10 टू जो -6 था वो +6 होगा। तो ये होता है आंसर। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड आई, 10⁻⁶ और जिद्दा जब जब उसका टाइम पीरियड 1 माइक्रोसेकेंड मीन्स 10⁻⁶ सेकेंड होता है, उस कंडीशन में उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 10⁻⁶ और ऑप्शन नंबर थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज। देखो जो डीसी एमीटर होता है उसमें हम एसी करंट को क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं। देखो ये होता है एसी का वेव फॉर्म, एसी करंट का। देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, मान लो ये जो पॉजिटिव है मान लो ये 10 है, ये नेगेटिव भी 10 है। अगर हम इसको डीसी एमीटर में मेजर करेंगे, डीसी एमीटर क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू। तो देखो ये 10 है, ये 10 है, ये +10 ये -10 दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए अगर हम एक डीसी एमीटर में ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी ओवर 1 साइकिल इज 0। एक साइकिल, ये एक साइकिल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलाकर एक साइकिल होता है, तो ये साइकिल 0 होगा। उसके बाद और एक साइकिल आएगा, वहाँ पर भी मेजरिंग 0 होगा। तो टोटल क्या होगा, 0 ही मेजरमेंट करेगा अगर हम एक डीसी एमीटर में मेजर करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ चॉक इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब। देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम चॉक का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें करंट को कम करना होता है या करंट को ज़्यादा करना होता है, या जो वोल्टेज होता है उसको मोमेंटरीली कम करना होता है, या वोल्टेज को मोमेंटरीली ज़्यादा करना होता है। तो इसका आंसर होगा जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो चॉक को हम यूज करते हैं उसको हम वोल्टेज को, ऑप्शन नंबर आई भी, वोल्टेज को मोमेंटरीली इंक्रीज करना होता है, सडन इंक्रीज करना होता है। ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। और उसके साथ साथ चॉक जो होता है वो एक इंडक्टिव सर्किट होता है, तो इसका काम क्या होता है ना, ये करंट को भी लिमिट करता है। जब फ्लोरोसेंट ट्यूब को स्टार्ट करते हैं तो अब उसका काम होता है वोल्टेज को इंक्रीज करना, उसके बाद उसका काम क्या होता है ना, करंट को लिमिट करना। तो ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ड्रॉबैक ऑफ ए प्राइमरी सेल इज द। देखो जो प्राइमरी सेल होता है मीन्स जो जिसको हम सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं, दोबारा यूज नहीं करते हैं, उसका मेजर ड्रॉबैक क्या है। केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल, इलेक्ट्रोलाइट यूज आर वेरी कॉस्टली, या इट इज पोर्टेबल, इट इज नॉट पोर्टेबल। तो इसका आंसर होगा जो प्राइमरी सेल होता है उसमें क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसलिए क्या होता है ना, जो प्राइमरी सेल होता है उसको हम एक ही बार यूज करते हैं, उसके बाद और हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके बीच में जो उसके अंदर जो केमिकल एक्शन होगा वो रिवर्सेबल नहीं होगा। अगर रिवर्सेबल होता तो ये रिचार्जेबल भी होता, लेकिन रिवर्सेबल नहीं है, इसलिए रिचार्जेबल भी नहीं है, इसलिए एक ही बार हम इसको यूज करते हैं। और यही होता है मेन ड्रॉबैक प्राइमरी सेल का। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द एफिशिएंसी ऑफ ए प्राइमरी सेल। ये जो प्राइमरी सेल है इसका एफिशिएंसी कितना है, 25%, 15%, 70% या 35%। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी सेल का एफिशिएंसी होता है 70%। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमनली यूज सेल। इनमें से कौन सा सेल को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, लीड एसिड सेल को, निकल आयरन सेल को, निकल कैडमियम सेल को, या फ्यूल सेल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा लीड एसिड सेल होता है उसको हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रैक्टिस द स्टेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए लीड एसिड सेल इज डिटरमाइन बाय। देखो जब हम किसी एक लीड एसिड सेल को डिस्चार्ज करते हैं तो हमें कैसे मालूम होगा। देखो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको अगर मेजर करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि जो लीड एसिड सेल है वो डिस्चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये वाला जो 2 है दिस इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर इज सो डिजाइन दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग भी होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होता है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के बीच में क्या हाई लीकेज रिएक्टेंस है, या लार्ज रेजिस्टेंस है, या हाई टाइट मैग्नेटिक कपलिंग है, या गुड इलेक्ट्रिकल कपलिंग है। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है दोनों के बीच में टाइटली मैग्नेटिक कपलिंग होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हेन द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई। देखो ये है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। हम प्राइमरी में नॉर्मली एसी सप्लाई ही करते हैं। अगर हम डीसी सप्लाई करेंगे इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में तो क्या होगा, प्राइमरी ड्रॉ स्मॉल करंट, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये स्मॉल कम करंट ड्रॉ करेगा, या प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, ये जो प्राइमरी का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होगा, या कोर लॉस ज़्यादा होगा, या प्राइमरी में बर्न आउट, या ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें आग लग सकता है, जल सकता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आई भी। अगर हम किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई करेंगे तो बर्न हो सकता है प्राइमरी वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन व्हिच। देखो जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें हैज नो लॉस, कोई भी लॉस नहीं होता है और कोई भी लीकेज रिएक्टेंस नहीं होता है, या डज नॉट वर्क, या ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर ये काम नहीं करता है, या जो ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर है हैज सम नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न, इसमें कुछ प्राइमरी टर्न है और कुछ सेकेंडरी टर्न है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो आइडियल ट्रांसफार्मर, पहली बात जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें ना ही कुछ लॉस होता है ना ही कुछ लीकेज रिएक्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है जिसमें कुछ भी लॉस नहीं होगा, ऐसा ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।